बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज से हम बीएस फिज़िक्स सेमेस्टर 1 की मैथमेटिक्स 1 को स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजबरा। इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजबरा के कोर्स कंटेंट में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स में हम सबसे पहले उसकी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैट्रिक्स की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो वो 4000 साल पुरानी है, लेकिन हम सारी की सारी हिस्ट्री इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर सकते। हम इसकी बहुत ही मुख्तसर सी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि जो पहला मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज़ किया गया था वो सन 2000 बीसी से 100 बीसी के दरमियान में यूज़ किया गया था, और इसे यूज़ किया था कि चाइनीज़ ने, और उनकी एक बुक थी और ये मेथड यूज़ किया गया था एक बुक में जिसका नाम था 9 चैप्टर्स ऑन मैथमेटिकल आर्ट। इस बुक में मैट्रिक्स का सबसे पहली मरतबा कंसेप्ट यूज़ किया गया था, लेकिन उस वक्त मैट्रिक्स की टर्म अननाउन थी। तो मैट्रिक्स की टर्म को नाउन किसने करवाया? उस साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ सिल्वेस्टर, जिसने 1850 में एक लैटिन वर्ड वोम से ड्राइव करके मैट्रिक्स के टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। अब उसने वोम का नाम क्यों यूज़ किया? उसका जवाब यह है कि वोम जो है इसका दूसरा नाम है यूटिरस, जो कि फीमेल बॉडी ऑर्गन है। अब चूंकि एक माँ जो है वो बहुत सारे बच्चों को जन्म दे सकती है, इसी तरह से मैट्रिक्स भी बहुत सारे डिटर्मिनेंट जिनको माइनस कहा जाता है उसे भी आगे बना सकते हैं। जो माइनस को हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स क्या करता है? बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स को आगे जन्म देता है। तो डिटर्मिनेंट्स भी हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अब ये था हमारे पास मैट्रिक्स का टर्म इंट्रोड्यूस किया। अब मैट्रिक्स की सिंबल किसने इंट्रोड्यूस करवाई? उसका नाम था कटबर्ट एडमंड कुलिस। ये साइंटिस्ट था जिसने 1913 एडी में मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड सिंबल को क्या इंट्रोड्यूस करवाया। और मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड सिंबल कौन सी थी? ब्रैकेट थी। एक स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ है। स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस ये दोनों ही यूज़ की जाती हैं। अब ये क्या है? स्टैंडर्ड सिंबल के तौर पर यूज़ की जाती हैं। इससे पहले कोई भी अपनी तरफ से यूज़ कर लेते थे। इसके बाद हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स का कंसेप्ट कब यूज़ किया गया था। तो डिटर्मिनेंट्स का कंसेप्ट 1683 एडी में एक जापानीज़ मैथमेटिशियन सेकी टाकाकाजू ने इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसने इसका भी टर्म यूज़ नहीं की थी। विदाउट यूजिंग द टर्म उसने डिटर्मिनेंट्स का कंसेप्ट क्या किया? इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स का जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस करवाया फ्रेडरिक गाज ने 1801 में। ये उसने उसकी टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसके बाद हमारे पास इसकी जो सिंबल है, जो स्टैंडर्ड सिंबल है, वो इंट्रोड्यूस करवाई आर्थर केले ने 1841 में। और वो सिंबल कौन सी थी कि आप लगा दें 2 वर्टिकल लाइंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ अरे ऑफ मैट्रिक्स। ये थी हमारे पास ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि कंसेप्ट किसने दिया, किसने उस टर्म को बनाया है मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट की, और उसके लिए सिंबल किसने और कब पेश की। तो फाइनली जो हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक्स को टच दिया वो एक मैथमेटिशियन थे 1955 में, लियोनिड मिर्स्की। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजबरा, जो हमारा अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स का एक टॉपिक भी और यूनिवर्सिटीज़ में डिटेल से पढ़ाया भी जाता है, और हम भी इसी टॉपिक को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो 1955 से आगे मैट्रिक्स की थ्योरी अपने प्रेजेंट रोल पर पहुंच गई, जो आज मौजूद है, यानी कि बहुत ही अरूज पर ही पहुंच गई। तो स्टूडेंट्स, ये थी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स ही डिस्कस किए कि किसने और कब मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज़ किया, किसने उसके लिए टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया, और किसने उसके लिए सिंबल को पेश किया। ये वो लास्ट 2-3 पॉइंट हैं जो मैंने बाद में आपको बताया, लेकिन उनको शो नहीं करवाया। अब ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। अब हम मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन ये है कि अ 2 डायमेंशनल स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरे ऑफ numbers can be real or complex or functions enclosed by a pair of square brackets or parentheses। तो मैट्रिक्स क्या है? 2 डायमेंशनल स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरे। मैं इस डेफिनेशन को एग्जांपल्स में आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक स्क्वायर अरे ऑफ मैट्रिक्स बनाई है। इसमें क्या लिखे हमने? फंक्शंस लिखे, और ये है भी 2 डायमेंशनल, ये भी 2 डायमेंशनल है। इसको हमने क्या किया? स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, लेकिन इसको हमने क्या किया? पैरेंथेसिस में इनक्लोज कर दिया। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे ऑफ मैट्रिक्स है, लेकिन किसकी? रियल नंबर्स की। तो फंक्शंस भी आ सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं, रियल नंबर भी आ सकते हैं।
रेक्टेंगुलर एरे भी हो सकती है, स्क्वायर एरे भी हो सकती है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स भी हो सकती है, पैरेंथेसिस भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स में आती हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो वी शैल डिनोट मैट्रिक्स बाय कैपिटल बोल्ड फेस लेटर्स लाइक ए बी सी डी। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, इसको नाम देना चाहूँ, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर ए इज इक्वल टू, सो इसको मैं कहूँगा कि मैट्रिक्स ए ऑफ द ऑर्डर 2/2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ तो इसको क्या कहूँगा, बी, मैट्रिक्स बी ऑफ द ऑर्डर 2/3। तो ये हो गई हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट हमारे पास है कि कंपोनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स या पार्ट्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, इस मैट्रिक्स को देख लें आप। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 जनरल एक मैट्रिक्स लिख दिया जिसका नाम मैंने जे दे दिया। अब इस मैट्रिक्स में आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं, इन वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स कहते हैं। और ये जो नंबर्स इन रोज़ और कॉलम्स में यूज़ हुए हैं, इनको क्या कहते हैं हम, एलिमेंट या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ये एक एलिमेंट मैंने मेंशन किया, इस 4 को क्या कहेंगे हम, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। अब इन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल है। इस सिंबल को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, स्मॉल लेटर्स लाइक ए बी सी etc विद डबल सबस्क्रिप्ट IJ आर यूजफुल टू नेम दिस एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर I जो है वो बताता है कि एलिमेंट जो है वो कौन सी रो में मौजूद है, और J बताता है कि वो कौन से कॉलम में मौजूद है। तो अगर मैं जनरल एंट्री ऑफ मैट्रिक्स की नेम लिखना चाहूँ तो उसको मैं लिखूँगा AIJ। ए हमारे पास वो जनरल एंट्री हो जाएगी, आई जो है वो बताएगा कि कौन सी रो में मौजूद है, और जे हमें बताएगा कि वो कौन से कॉलम में मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एंट्री के लिए इसको नाम देना चाहूँ तो मैं इसको किस तरह से नाम दूंगा। तो पहले मैं देखूंगा कि ये कौन सी रो में मौजूद है। तो आप देखें कि ये पहली रो में मौजूद है, तो इसके लिए मैं क्या नाम, पहली रो के लिए आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। इसी तरह से ये कॉलम कौन से मौजूद है, तो ये हमारे पास 4th कॉलम में मौजूद है, तो जे के लिए हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं इस एंट्री को नाम देना चाहूँ तो मैं लिखूँगा यहाँ पर AIJ इज इक्वल टू A14, और A14 किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास 4। तो ये हमारे पास एक एंट्री को लोकेट करने का मेथड है, उसको एक नाम देने का मेथड है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये बताता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम्स मौजूद हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है m/n से। इसको m×n नहीं पढ़ना, इसको पढ़ते हैं m/n। फॉर एग्जांपल अगर आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना चाहते हैं तो कितनी रोज मौजूद हैं, 2 रोज मौजूद हैं, और कॉलम्स कितने, इसमें 4 कॉलम्स मौजूद हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2/4। तो ये हमारे पास हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब एक बात याद रहे, अगर हमने बात करनी है कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स मौजूद हैं तो हम m/n का यूज़ करते हैं। m और n, m बताता है नंबर ऑफ रोज और n बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स। और अगर हम बात करने जा रहे हैं कि कौन सी रो और कौन सा कॉलम मौजूद है, यानी कि कोई एंट्री कौन सी रो में और कौन सा कॉलम में है, तो उसके लिए हम I और J का इस्तेमाल करेंगे। तो मेन पॉइंट क्या हो गया कि M and N represent how many number of rows and columns are present, and I and J represent which row or column is being discussed। तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों के दरमियान का फ़र्क समझ आ गया होगा। अब ये सारी डिस्कशन करने के बाद हम जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, यानी कि कोई नंबर या कोई फंक्शन ना लिखें बल्कि जनरली मैट्रिक्स को राइट करते हैं कि जनरल मैट्रिक्स किस तरह से लिखा जाता है। तो जनरली अ मैट्रिक्स इज रिटन एज A इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट AIJ स्क्वायर ब्रैकेट m×n, वेयर I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू m रोज, J is equal to 1 2 3 up to n rows, and AIJ is the element of ith row and jth column of matrix A। अगर हम इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करें कि इसको ओपन करें तो हमें किस तरह से एक शेप देखने को मिलेगी। तो I और J की वैल्यू 1 1 पुट करूँगा। अब पहली रो में मौजूद हो तो सारा इधर जो जितने भी एंट्रीज आएंगे उन सब के लिए मैं I की वैल्यू 1 पुट करूँगा, इधर I की वैल्यू 2, इधर I की वैल्यू जनरल के लिए ith रो के लिए I पुट करूँगा, और
कितनी रोज़ मौजूद है, m रोज़ के लिए मैं m की वैल्यू पुट कर दूंगा। अगर 3 है तो 3 लिख दूंगा, 4 है तो 4 लिख दूंगा। इसी तरह से j के लिए मैं j के लिए इस कॉलम में 1 लिखूंगा, इस कॉलम में 2 लिखूंगा, इस कॉलम में 3 और इस कॉलम में j। जनरल जो jth कॉलम होगा उसको क्या कर दूंगा, मैं j लिख दूंगा। और nth कॉलम के लिए कितने कॉलम्स मौजूद हैं, 4 है, 5 है, इधर 4 या 5 लिख दूंगा। और जो लास्ट एंट्री है ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएगी, यानी कि 2 और 3, A2 3 हो जाएगा, A2 5 भी हो सकता है। जितनी भी इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये है हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ या जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। और m क्रॉस n हमें बता रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चूँकि यहाँ जनरल लिख रहे हैं m और n है तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, m क्रॉस n ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब लास्ट में हम इंटरेस्टिंग ट्रिक्स अबाउट मैट्रिक्स को क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये ज़रूरी तो नहीं है लेकिन ई कैट में ये बार बार पूछे जाते हैं। अब हमारा बीएस फिजिक्स में ई कैट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इनको यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। सो अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स गिवन हो और वो हमसे पूछे कि उस मैट्रिक्स में कितनी एंट्रीज़ मौजूद होंगी, तो आप बताएं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया हो और नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हमसे पूछी जा रही हो तो हम उसको कैसे बताएंगे। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो कॉलम्स और रोज़ की तादाद को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4/3 और हमें उसमें बताना है कि उसका क्या बताएं आप, नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ बता दें, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ यानी कि 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स यानी कि 3 से, और ये हमारे पास आ जाएगा 12। यानी कि इसमें जो मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 4/3 उसमें कितनी एंट्रीज़ मौजूद होंगी, 12 एंट्रीज़ मौजूद होंगी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप इसको बनाकर भी दे सकते हैं। 1 2 3 हमारे पास 3 कॉलम्स हैं तो हम 3 तक ही जाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए हमारे पास 4 रोज़ और 3 कॉलम्स और इनमें एंट्रीज़ कितनी है, 3 3 6 3 9 3 12, 12 एंट्रीज़ इसमें मौजूद हैं। तो अगर हम कॉलम और रो की तादाद को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एंट्रीज़ की तादाद आ जाती है। तो छोटे मैट्रिक्सेस में तो हमें ये बनाकर भी हम इसको देख सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास 100 रोज़ और 200 कॉलम्स हैं, तो भाई बताएं इसमें कितनी एंट्रीज़ होंगी। अब हम इसको बनाने तो नहीं बैठ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20,000 एंट्रीज़। तो एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 100/200 उसमें कितनी एंट्रीज़ होंगी, 20,000 एंट्रीज़ मौजूद होंगी। ट्रिक नंबर 1 में हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास ऑर्डर गिवन हो तो हम उसकी एंट्रीज़ की तादाद को बता सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इसका उलट हो जाए कि नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ गिवन हो, वो पूछे कि पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स कितने हो सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ गिवन नंबर ऑफ एंट्रीज इज इक्वल टू पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर ऑफ एंट्रीज। यानी कि जितनी एंट्री की तादाद दी हुई है उसके फैक्टर्स बना लें उतना ही उसका पॉसिबल ऑर्डर बन जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी एलिमेंट की तादाद है 32 और वो पूछता है कि इसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं। तो हम 32 के क्या बना देंगे, फैक्टर्स बना देंगे। तो देखें 32 के फैक्टर्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और एक खुद 1 इटसेल्फ इज़ अ फैक्टर ऑफ 32। तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, 5 और 1 6, 6 पॉसिबल इसके क्या बन गए, 6 इसके फैक्टर बन गए। तो पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे, 6 होंगे। 6 पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 32 एलिमेंट्स। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप इसके ऑर्डर्स बना के भी दे सकते हैं। ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 32 मतलब इसमें 32 एंट्रीज आएंगी। ये अभी हम प्रीवियस में भी डिस्कस करके आए हैं। 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 32। ये भी हमारे पास इसका रिवर्स करके आप देख सकते हैं कि हर एक ऑर्डर में 32 एंट्रीज ही आ रही हैं और हर एक ऑर्डर क्या है, ट्रू है। और कितने ऑर्डर्स बन रहे हैं, टोटल 6 ऑर्डर बन रहे हैं। तो हमारे पास अगर आपने ये फाइंड आउट करना है कि एक अगर हमारे पास एंट्रीज़ की तादाद दी गई हो और उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने बन सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके पॉसिबल फैक्टर्स निकाल लेंगे। उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड ये इंटरेस्टिंग ट्रिक्स
समझ आ गई होंगी और पसंद भी आई होंगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिक्स का इस्तेमाल फ़िज़िक्स में। क्योंकि हम फ़िज़िक्स की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम फ़िज़िक्स के रिलेटेड फ़िज़िक्स में मैथमेटिक्स की मैट्रिक्स की एप्लीकेशन को देख लेते हैं। तो फ़िज़िक्स में जो मैट्रिक्स का इस्तेमाल है वो क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, ऑप्टिक्स में कैलकुलेशन ऑफ बैटरी पावर आउटपुट्स, रेजिस्टर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ यूज़फुल एनर्जी, यानी कि रेजिस्टर में जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरी फॉर्म्स में, उसको कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें मैट्रिक्स बहुत ही वाइडली यूज़ हो रहे हैं, जिनमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ जाती है, गेमिंग आ जाती है, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके एल्गोरिदम्स को राइट करने के लिए। और अगर एक हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है और उसको हमने डिस्कस करना है, उसको हमने कंप्यूटर को समझाना है, तो उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स को इस्तेमाल करें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक